नहीं करते सर। तो यहां तक हमने कल किया था बैक्टीरियल और वायरल वायरल डिजीजेस के जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस वगैरह थे पैथोलॉजी में, वो हमने किए थे। आज कुछ पोल्ट्री डिजीज ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, पोल्ट्री की डिजीजेस। इसके भी फिर रिवाइज करते हैं, ये ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं आपको। जैसे न्यू कैसल डिजीज है, एनडी डिजीज, ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके साइंस क्या थे? ग्रीनिश डायरिया आपको बताया था। एक ये आपने याद रखना है। दूसरा टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस कहा जाता है ट्विस्टेड नेक को, कि जब बर्ड्स की नेक ट्विस्ट कर जाती है एक ही जगह, तो इसको टॉर्टिकोलिस टर्मिनोलॉजी दी जाती है। तो ये दो जब भी वर्ड्स स्टेटमेंट में दे दे, तो ये आपने क्या डायग्नोस करनी है? एनडी करनी है। और इसके रिलेशंस क्या बनते हैं पोस्टमार्टम में, ये भी आपको बताए थे। हेमोरेजेस ऑन द टिप ऑफ प्रेवेंटिकुलस एंड सीकल टॉन्सिल्स, ये दोनों वर्ड आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। ये एनडी को पहचानने का तरीका है। सेकंड डिजीज है इन्फेक्शियस ब्रोनकाइटिस। किससे होती है? कोरोना वायरस से ये होती है। ये इसका काजेटिव एजेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस से ये होती है, चिकन्स वगैरह को इफेक्ट करती है। इसमें साइंस क्या है? यूरेट प्लग ट्रेकियल रेल्स मिस शेपन एग। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताई थी कि आपने आईबी में याद रखनी है, मिस शेपन एग। जब भी ये स्टेटमेंट में दे दे कि मिस शेपन एग किस डिजीज में होते हैं पोल्ट्री में, तो आपने याद रखना है आईबी में होते हैं, इन्फेक्शियस ब्रोनकाइटिस में। दूसरा यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है आपने? केसियस प्लग इन ब्रोनकाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। पोस्टमार्टम लेशंस हैं आईबी की। आप देखेंगे जो भी वहां पे पोल्ट्री में काम करते हैं, जब भी ये डिजीज आती है तो उनकी ब्रोनकाई जो ट्रेकिया के साथ होती है उसको ओपन करते हैं। उसमें अगर वाइट कलर की प्लग नजर आती है, तो ये डिजीज डिक्लेयर की जाती है आईबी। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं लेशंस होते हैं, कि प्लग बन जाती है ब्रोनकाई में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। वाइट चीज कलर की तरह जो है ना, ब्रोनकाई में एक प्लग बन जाती है, एक मटेरियल फंस जाता है जिससे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो जाती है एयर की। तो ये जब भी क्वेश्चन आ जाए कि प्लग इन ब्रोनकाई, तो आपने ये डिजीज डायग्नोस करनी है, इन्फेक्शियस ब्रोनकाइटिस, जो कोरोना वायरस से होती है। ठीक है। उसके बाद है एवियन इन्फ्लुएंजा। इसको भी हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। इसकी फैमिली भी बताई थी, अर्थोमेक्सोवेरिडाई। ठीक है, ये रिवाइज हो गई आपकी। इसमें आपको बताया था, क्या याद रखना है? साइनोसिस ऑफ वेटल एंड कॉम्ब। जब भी ये वर्ड आ जाए साइनोसिस ऑफ वेटल एंड कॉम्ब, तो आपकी एवियन इन्फ्लुएंजा ऑप्शन में आपने देखनी है। इसका क्या मतलब होता है कि जो कॉम्ब और वेटल होता है उसकी ब्लूइश अपीयरेंस हो जाती है। ठीक है, ब्लूइश या पर्पल कलर का कलर उनपे जो है ना लग जाता है, क्योंकि वहां पे सर्कुलेटरी फेल्यूर वगैरह की वजह से। उसके बाद हेड वगैरह की भी सोइलिंग हो जाती है। उसके बाद इसमें हेमरेजेस कहाँ पे बनते हैं? पिन पॉइंट हेमरेजेस ऑन द बेस ऑफ शेंक एंड ऑल विसरल ऑर्गन्स, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन पे भी हेमरेजेस बनते हैं। उसके बाद जो शेंक रीजन लोअर लेग का पार्ट होता है उसको शेंक कहा जाता है। बर्ड्स की लेग का पार्ट होता है, लेग्स के ऊपर ही होक के नीचे शेंक होता है, तो वहां पे भी हेमरेजेस बनते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट एमसीक्यूज में दे सकता है कि पिन पॉइंट हेमरेजेस ऑन द बेस ऑफ शेंक। तो आपने डायरेक्ट याद रखना है एवियन इन्फ्लुएंजा की बात हो रही है यहाँ। उसके अलावा साइनोसिस ऑफ वेटल एंड कोम्ब, मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है साइनोसिस ऑफ वेटल एंड कोम्ब से। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद है इन्फेक्शियस लेरिंगोट्रेकाइटिस। ये भी हम पढ़ चुके हैं, किससे होती है? हर्प्स वायरस से ये भी होती है। इसमें आपने याद रखना है ब्लड इन ट्रेकिया। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी साइन वगैरह या लेशंस जो पेपर में आ सके। बस ये ट्रेकिया जो होती है उसमें पूरे हेमरेजेस बन जाते हैं, तो वो पूरी ब्लड ही हो जाती है। तो ये इस डिजीज में होता है, इन्फेक्शियस लेरिंगोट्रेकाइटिस। ठीक है। उसके बाद सीआरडी क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज, ये भी हम पढ़ चुके हैं, किससे होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम से होती है। इसमें जो येलो कलर की एक चीज लाइक मटेरियल लंग्स के ऊपर आपको नजर आएगा, इकोलाई की तरह इसके साइंस होते हैं। ठीक है, इन्फ्ला क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी साइंस वगैरह। ठीक है, तो ये इतनी इसके लेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका बस आपने कॉजेटिव एजेंट याद रखना है। ये बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, किससे होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम से ये होती है। उसके बाद इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज, आईबीडी, जिसको गंबोरो डिजीज कहा जाता है, ये भी आपको डिटेल में समझाया हुआ है क्या होती है। बुर्सा फेब्रिकस की सोइलिंग हो जाती है या वो डिक्रीज हो जाता है।
उसमें हेमरेजेस कहाँ पे बनते हैं? थाई और ब्रीस्ट मसल्स पे होते हैं। तो जब भी बुर्सा फेब्रिकस की बात आए तो गंबोरो डिजीज होगी, इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। मेरेक्स डिजीज हर्प्स वायरस से होती है। आपको बताया जब भी ट्यूमर की बात आए पोल्ट्री में कि फीदर्स पे ट्यूमर बन रहा है तो ये मेरेक्स डिजीज को आप डायग्नोस करेंगे। ब्लाइंडनेस भी हो जाती है बर्ड्स में इसकी वजह से। पैरालाइज हो जाता है आयरिस। अब जाहिर है ब्लाइंडनेस हो रही है तो जो आयरिस होता है, आईज का पार्ट, उसमें डिस्कलरेशन हो जाती है, ग्रे कलर की आयरिस हो जाता है। और लिवर और स्प्लीन पे भी जो है ना लेशंस वगैरह बनते हैं मेरेक्स डिजीज। तो ट्यूमर का सेंस आपने याद रखना है, ये किस में होता है? मेरेक्स डिजीज में होता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शियस कोरेजा डिजीज, ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हेमोफाइलस पैराग्लेनिरियम से होती है, या एवियम बैक्टीरियम पैराग्लेनिरियम, ऐसा कोई इसका कॉजेटिव एजेंट है। फेशियल सोइलिंग की जब भी बात आए, या अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की सोइलिंग की बात आए, जिसमें नेजल कैविटी वगैरह है, तो फेस से, उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, वेटल्स वगैरह, इनकी सारी क्या हो जाती है? सोइलिंग हो जाती है। तो ये किस में होता है? कोरेजा डिजीज में होता है। या केट्रल इन्फ्लामेशन होती है, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लामेशन के साथ म्यूकस भी डिस्चार्ज होता है नोस्ट्रिल से। तो ये किससे में होता है? इन्फेक्शियस कोराइजा में। दो वर्ड यहाँ से याद रखने, केट्रल इन्फ्लामेशन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फेशियल सोइलिंग, ये किस में होता है? इन्फेक्शियस कोराइजा में होता है, जो हेमोफाइलस पैराग्लेनिरियम से होती है। ठीक है। फाउल कालरा, इसका आपको कॉजेटिव एजेंट बताया था माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जो इम्पोर्टेंट है। बाकी है सच कोई इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से नहीं है। प्लोरम डिजीज में वाइट डायरिया, ये आपको क्वेश्चन भी करवाया था एमसीक्यूज में। बेसलरी वाइटिश डायरिया किस में होते हैं? प्लोरम डिजीज में होते हैं, साल्मोनेला प्लोरम। बाकी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के वाले से। कॉक्सिडोसिस भी आपको बताया, जब भी डायरिया की बात आए, ब्लडी डायरिया या इंटेस्टाइन की बात आए, पोल्ट्री की डिजीज पूछी जाए, तो कॉक्सिडोसिस आपने करनी है। इसका एक फॉर्म भी आपको बताया था, सीकल कॉक्सिडोसिस बर्ड्स में होता है। सीकम पूरी जो है इनलार्ज हो जाती है और ब्लड क्लॉटिंग से भर जाती है। ठीक है, सीकल कॉक्सिडोसिस। एमीरिया स्पीशीज इसमें हमने पढ़ी थी, ये भी वहां पे कंसाइज में से आपको बताया था। बाकी ये वहां से डिटेल में पढ़ेंगे प्रोटोजोलॉजी में, यहाँ पे सच इसकी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं लिखी। कुछ इंपॉर्टेंट और पैथोजेनोमिक रिलेशंस हैं, हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। इंटेस्टाइनल भी होता है, इंटेस्टाइनल में सीकल कोक्सीडोसिस बर्ड्स में ज्यादा होता है। सीकम, ठीक है, वो भी जाहिर है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ना। बट बर्ड में जब भी बात आती है ना कोक्सीडोसिस की, तो आती है सीकल कोक्सीडोसिस की, वो ज्यादा होता है। इंटेस्टाइन भी होता है क्योंकि वो फिर डिफरेंट एनिमल्स में होता है। सही है? तो जब भी आ जाएगा, बट इसका आपने जस्ट काजेटिव एजेंट याद रखना है, जो बताया था ना एमीरिया स्पीशीज, तो वो बस क्वेश्चन वहां से ही आता है। या क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ब्लडी डायरिया सीन इन विच डिजीज इन पोल्ट्री, तो फिर भी आपको कोक्सिडोसिस करनी है। इसमें ब्लडी डायरिया होते हैं क्योंकि सिकम पूरी इनलार्ज हो जाती है इंटेस्टाइन, क्योंकि एब्जॉर्बेशन वहां से होती है, उसमें इशू होगा तो डायरिया होंगे। यहाँ पे भी कुछ साइंस हैं जो इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। ये वही सेम हमने पढ़े, ऊपर परवेंटिकुलस पे हेमरेजेस बनेंगे तो ये रानीखेत डिजीज की साइन होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रोंजी डिस्कलरेशन ऑफ लिवर, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ब्रोंजी डिस्कलरेशन इन लिवर पोल्ट्री में पैथोजेनोमिक फीचर ऑफ साल्मोनिलोसिस, या उसको कहा जाता है फाउल टाइफाइड। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला। ब्रॉन्जी डिस्कलरेशन ऑफ लिवर, लिवर की ब्रॉन्जी की तरह शेप हो जाती है। तो ये किस डिजीज में होता है? ये होता है फाउल टाइफाइड में, जिसका हमने काजेटिव एजेंट आपको कंसाइज मटेरियल में बताया था, साल्मोनिला ग्लेनिरम। ठीक है, साल्मोनिला ग्लेनिरम से होता है फाउल टाइफाइड। ग्लेनिरम, ये फिर रिवाइज करवा रहा हूँ। इस डिजीज में ये इसकी साइंस होती है पैथोजेनोमिक, के जो लिवर होता है वो पहले तो इनलार्ज हो जाता है, फिर कापर की तरह उसकी या चॉकलेट की तरह शेप हो जाती है, जिसको ब्रोंजी डिस्कलरेशन ऑफ लिवर कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसी फॉर्म में आ सकता है पोल्ट्री के पेपर में, कि ब्रोंजी डिस्कलरेशन ऑफ लिवर पोल्ट्री की किस डिजीज में होता है?
आपने याद रखना है फाउल टाइफाइड में होता है, जिसका कॉजेटिव एजेंट है साल्मोनेला ग्लेनिरम। ठीक है। हेमरेजेस ऑन द जंक्शन ऑफ ग्लैंडुलर स्टमक एंड मैकेनिकल स्टमक प्रवेंटिकुलस एंड जो है ना गिजर्ड के बीच में उसकी जंक्शन पे हेमोरेजेस होते हैं। तो ये भी क्लिनिकल किसका साइंस होते हैं, बुर्सल डिजीज के साइंस होते हैं। ठीक है। इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज, गंबोरो डिजीज, जिस किससे होती है, बेरना वायरस से ये होती है। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद कॉर्न मील लेवर। अभी जो है ना ये एफपीएससी में जो पेपर हुए थे ना वेटनरी ऑफिसर के, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि कॉर्न मील लेवर जो है किस पोल्ट्री की डिजीज में होता है, फाउल कालरा में होता है। डायरेक्ट एमसीक्यू से ये भी। ठीक है, पैथोलॉजी से ये उठाया गया था। कॉर्न मील जो है ना लिवर जो है किस डिजीज में होता है, फाउल कालरा। फाउल कालरा का कॉजेटिव एजेंट बताया है ना आपको, पास्टुरिला मल्टोसिडा। ये कॉजेटिव एजेंट पेपर में भी आ चुका है। पास्टुरिला मल्टोसिडा से ये होता है प्रॉब्लम, बैक्टीरियल प्रॉब्लम है। तो इसमें लिवर जो है वो कॉर्न मील, कॉर्न मील किसे कहते हैं, जो मेज वगैरह को आप जब ग्राइंड करेंगे ना, तो उसकी जो शेप होती है ना उसको कॉर्न मील कहा जाता है। मेज वगैरह को ग्राइंड किया जाता है उससे। ठीक है। तो वो पाउडर के फॉर्म में स्ट्रक्चर होती है, ग्राउंड पाउडर जिसे, या ड्राई फॉर्म ऑफ मेज वगैरह जो होती है उनको कॉर्न मील कहा जाता है। तो लिवर की शेप ऐसे हो जाती है क्योंकि इनलार्ज हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो उसमें जो है ना उसकी शेप इस तरीके से हो जाती है लिवर की। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कॉर्न मील लिवर जो है किस डिजीज में होता है, फाउल कालरा में होता है। एक ये चीज याद रखनी है। दूसरी, ब्रोंजी कलर लिवर ये होता है फाउल टाइफाइड में। दो एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपने याद रखनी है यहाँ से, स्प्लिनोमेगली। स्प्लिनोमेगली इज अ पैथोजेनोमिक फीचर ऑफ स्पाइरोकीटोसिस। यह भी बर्ड्स का प्रॉब्लम है स्पाइरोकीटोसिस, बट इससे पहले समझते हैं स्प्लिनोमेगली एक और प्रॉब्लम। स्प्लिनोमेगली किसे कहते हैं, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। स्प्लिनोमेगली किसे कहा जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। ये एक प्रॉब्लम होती है, एंथ्रेक्स में भी ये होता है। यह भी वीओ में क्वेश्चन आ चुका है कि स्प्लीनोमेगली इज सीन इन, ऑप्शन में जस्ट एंथ्रेक्स था, तो आपने यहाँ पे भी याद रख देना है। रिवाइज करवा रहा हूँ कि एंथ्रेक्स में भी यह देखा जाता है कि स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एंथ्रेक्स भी वहां पे इफेक्ट करती है। दूसरा, बर्ड्स में प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसको स्प्लिनिक फीवर कहा जाता है। वेरी गुड। ठीक है, स्प्लिनिक क्योंकि वो फिर वहां से जो हमने पढ़े भी थे ना कि डार्क कलर की ब्लड जो है ना क्या कहते हैं, ब्लड वगैरह हो जाती है। एंथ्रेक्स का नाम भी था इसे। स्प्लिनोमेगली आपने याद रखना है, एनिमल्स के केस में एंथ्रेक्स में होता है जो लार्ज एनिमल्स हैं, और बर्ड्स के केस में स्पाइरोकीटोसिस में होता है। अभी स्पाइरोकीटोसिस को एवियन स्पाइरोकीटोसिस भी कहा जाता है, और ये होती है बोरीला एनसेरिना। यह भी पैराटिक से फैलती है, बट ये बैक्टीरियल प्रॉब्लम है। आपने याद रखना है बोरीला एनसेरिना से ये होता है स्पाइरोकीटोसिस, बट इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है काजेटिव एजेंट। बोरीला एंड सेरिना, एंड सेरिना। ठीक है। तो यह स्पाइरोकिटोसिस होता है जिससे क्या हो जाती है, स्प्लीन डार्क कलर की हो जाती है या इनलार्ज हो जाती है। एंथ्रेक्स में भी होता है और स्पाइरोकिटोसिस में भी होता है। यह आपने याद रखना है। बोरीला एंसेरी जो एंसेरिना है यह एक टिक से फैलती है। वेक्टर इसका भी आप याद रख लें, क्वेश्चन में आ सकता है इसका वेक्टर। ये फैलती किससे, इसका वेक्टर है फाउल टिक। उसका नाम भी बता देता हूँ, ये पैरासिटोलॉजी में आएगा, बट वहां पे आपको रिवाइज करवाऊंगा जस्ट। फाउल टिक से ये फैलती है, उसका नाम भी आप याद रख लें। उस टिक का नाम है अर्गस पेरेसिकस। अर्गस, बस एक वर्ड भी याद रखेंगे काम हो जाएगा। अर्गस पेरेसिकस। ठीक है। अर्गस पेरेसिकस जो है इसका वेक्टर है, तो इसका ये वेक्टर पूछ सकता है कि स्पाइरोकीटोसिस का वेक्टर क्या है, फाउल टिक के, जिसका नाम है अर्गस पेरेसिकस। ठीक है। पैरासाइटिक बैक्टीरियम डिजीज है जो ये बर्ड्स के अंदर रहती है और डैमेज करवाती है, और जो है ना ये किससे, टिक से फैलती है। तो इसमें भी स्प्लिनोमेगली देखी जाती है। मेन चीज आपको ये बतानी थी कि स्प्लिनोमेगली इसमें देखी जाती है बर्ड्स के केस में। उसके बाद डॉलर स्पॉट्स, ये ट्रैप्नोसोमा एक्यूपेरिडम।
ये डोरिन डिजीज हमने पढ़ी थी हार्सिस में, उसका काजेटिव एजेंट है डोरिन डिजीज। उसमें डॉलर स्पॉट्स बनते हैं स्किन पे। ठीक है, ये लेशंस वगैरह हैं, तो ये भी डायरेक्ट एमसीक्यूज आ सकता है कि डॉलर स्पॉट्स हार्स के केस में ये ट्राइपनोसोमा एक्यूपेरिडम में बनते हैं, जिसको डोरिन डिजीज कहा जाता है। कफर सेल्स कहाँ पे बनते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, लिवर में ये बनते हैं। अच्छा, अभी कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको भी देख लेते हैं। हेमरेजिस किसे कहा जाता है, स्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्टरी या कैपिलरी या वीन टू द आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी कैविटी। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये पेपर में आ सकती है वैसे। डायरेक्ट ये वर्ड आपको मिल सकते हैं, जब भी स्केप का वर्ड लग जाए तो आपको हेमरेजिस का ऑप्शन में जरूर देखना है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड एक तो बह रही है, आर्टरीज वीन्स कैपिलरीज ये ब्लड्स को लेके आ रहे हैं, यहां से जब ब्लड क्रॉस करके किसी और आर्गन की तरफ आ जाती है, किसी और टिश्यू की तरफ आ जाती है, तो उसको कहा जाता है हेमरेजिस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हेमरेजिस किसे कहते हैं, जब ब्लड नॉर्मली आर्टरी से कैपिलरी से वीन से निकल कर किसी और जगह पे आ जाए, स्केप हो जाए। जी जी, एबनॉर्मल कैविटीज। जी जी, ऐसा ही है। क्यों हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे होती है ना आर्टरीज कैपिलरीज वीन्स, ये ब्लड्स को लेके आते हैं। बट यहाँ से जब स्केप हो जाती है, स्केप का मतलब होता है बाहर निकलना, किसी चीज से जाम छुड़ाना, किसी चीज से जगह चेंज करना। तो यहाँ से जब ब्लड निकल रही है तो उसको, वो जाहिर है किसी और टिश्यूज को डैमेज करेगी, बॉडी कैविटीज में जाएगी, तो इसको ही कहा जाता है हेमरेजिस। ठीक है, तो ये वर्ड आपने याद रखना है, स्केप वर्ड जब भी लग जाए तो ये हेमरेजिस की बात हो रही होगी। उसके बाद एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस किससे कहते हैं, ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, जब नोज से ब्लीडिंग आती है, ये ह्यूमंस में भी होता है, तो उसको कहा जाता है एपिस्टेसिस। सही है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एपिस्टेसिस। हेमाट एमेसिस, हेमाट एमेटिस किसे कहा जाता है, ब्लड इन वोमिटिंग, जब वोमिटिंग में ब्लीडिंग आ जाए उसको हेमाट एमेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये वर्ड भी आपने याद रखना है, ये छोटी छोटी हैं, पेपर में आई नहीं है कभी, बट ये आ सकती हैं पेपर में, तो आपको क्लियर होना चाहिए। नोज से जब ब्लीडिंग आती है उसको एपिस्टेसिस कहा जाता है, और वोमिटिंग के दौरान जब ब्लड आती है उसको हेमाट एमेसिस कहा जाता है। हेमोटाइसिस किसे कहा जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब स्पटम में ब्लड आ जाए या स्लाइवा में ब्लड आ जाए उसको कहा जाता है हेमोटाइसिस। ठीक है, तो ये तीन आपने जरूर याद रखने। एपिस्टेसिस नोज में ब्लीडिंग, हेमाटेमेसिस वोमिटिंग में ब्लीडिंग, और हेमोटाइसिस स्पटम या स्लाइवा में ब्लीडिंग को कहा जाता है। हेमाचूरा चूरिया किसे कहा जाता है, जब यूरिन में ब्लड आती है। हेमोथोरेक्स थोरेक्स, बाकी वर्ड आप खुद देख लेंगे, वो उसमें कोई ना कोई हिंट होगी। सल्पनेक्स वर्ड ओविडक्ट से, जब ओविडक्ट से ब्लीडिंग आए, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो आपने याद रखने, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद ये एपोपेटोसिस, ये भी पेटो में आपने पढ़े होंगे। एपोपेटोसिस किसे कहते हैं, सिंपली आपने याद रखना है, प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब क्या होता है कि नेचुरली सेल्स की डेथ होती रहती है, या किसी पर्पस के अकॉर्डिंग कंट्रोल्ड वे में सेल्स की डेथ होती है, उसको एपोप्टोसिस कहा जाता है। मतलब फॉर सपोज अगर बॉडी में ओल्ड सेल हो गए या डैमेज हो गए या अननेसेसरी सेल हो गए, वो डेड उनकी डेथ होती है, उसको एपोप्टोसिस कहा जाता है। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस किसे कहते हैं, जब सेल्स की डेथ होती है किसी इंजरी के अकॉर्डिंग, कोई इंजरी हो गई, कोई टॉक्सिन्स आ गया, या कोई ब्लड सप्लाई कम हो गई, उससे जब सेल्स की डेथ होगी उसको कहा जाता है नेक्रोसिस। ठीक है, तो ये आपने याद रखने, बट ये आएंगी नहीं पेपर में, अगर आ जाए तो आपको क्लियर होना चाहिए। एप्सिस किसे कहा जाता है, लोकलाइज, ये वर्ड आपने याद रखना है, लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस कवर्ड बाय पायोजेनिक। कब किसे कहा जाता है, जब किसी स्पेसिफिक जगह पे पस बन जाए, लोकलाइज हो जाए किसी स्पेसिफिक एरिया पे, उसको एप्सिस कहा जाता है। तो आपने पेपर के हवाले से ये वर्ड याद रखना है, जब भी एमसीक्यूज आ जाए कि लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस इज कॉल्ड, तो आपने वर्ड देखना है एप्सिस का होगा, बट ये पेपर में आती नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि क्लियर होने चाहिए। बाकी नेक्रोसिस के टाइप्स हैं, उनसे भी क्वेश्चन आता है, बट ये हम वहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो लेट भी हो जाएगी और समझ में भी नहीं आएगा। कंसाइज मटेरियल में इसकी लिस्ट है, कोआगुलेटिव। जी जी, तो बस ये कुछ देखो ना, कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपने फोकस में रखने हैं।
आप उसको कंसेप्चुअली कैसे भी समझें, बट वर्ड आपको वो पेपर में वो वर्ड सेम देगा जो आपको डेफिनेशन वो मांगेगा। जैसे इसकी है ना लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस, तो ये आपको डायरेक्ट, अभी इसको आप एब्सिस को किसी भी वे में समझें, इसकी सिंपल डेफिनेशंस याद रखें, बट आपने ये वर्ड जरूर याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट आ सकता है कि लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये एब्सिस की बात हो रही है। बाकी कंसेप्ट आप जिस भी तरीके से पढ़ें। बाकी ये सारी टेबल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये बोटल जा कंडीशन किसको कहा जाता है हम पढ़ चुके हैं, फेसियोला हेपाटिका, फेसियोलोसिस। लंपीजा किसको कहा जाता है, एक्टिनोमाइकोसिस को कहा जाता है, ये कुछ नाम दिए हुए हैं। फिर आती है गेंग्रेनी। गेंग्रेनी, गेंग्रेनी भी पढ़ा हुआ है हमने, इसमें भी क्या होता है, गेंग्रेनी में भी डेथ ऑफ टिश्यूज हो जाती है, लार्ज स्केल डेथ होती है, लार्ज एरिया या लार्ज टिश्यूज की डेथ होती है, वही किसी इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, इसकी मदद से जब टिश्यूज की डेथ होती है उसको गेंग्रेनी कहा जाता है। या इन्वेजन एंड प्यूट्रिफिकेशन ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू बाय सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। हाँ ना, मोस्टली लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ही होता है, सेल्स में या टिश्यूज में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उनकी डेथ होती है। बट लार्ज, क्योंकि नेक्रोसिस में भी तो डेथ हो रही है ना, तो गैंग्रेनी में क्या होता है कि ये लार्ज एरिया पे होती है ये गैंग्रेनी। ठीक है। अच्छा, तो ये गैंग्रेनी बता दिया, लार्ज स्केल्स टिश्यूज की डेथ होती है, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई किसी इन्फेक्शन या किसी इंजरी, कभी बैक्टीरिया की वजह से भी होती है, जो हमने गैस गैंग्रेनी आपको बताया था। तो ये इसके टाइप्स होते हैं, ड्राई गैंग्रेनी, जो यहाँ पे टिश्यूज वगैरह ड्राई हो जाते हैं या ब्लैक हो जाते हैं, इन्फेक्शन नहीं होता है। ये एक्सटर्मेटीज में होता है, जो बाहर वाली रीजन्स हैं उसमें होता है, जैसे एयर है, टेल है, नेल है एनिमल्स के, तो उसमें होता है। मॉइस्ट गैंग्रेनी होती है इंटरनल ऑर्गन्स में, टिश्यूज की सोइलिंग हो जाएगी या फॉल स्मेलिंग आएगी, ये इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें होता है। गैस गैंग्रेनी, गैस गैंग्रेनी उन टिश्यूज में गैस भर जाती है, बबल्स भर जाते हैं, क्रैकलिंग का साउंड प्रोड्यूस होता है, तो ये क्लोस्ट्रीडम टाइप ए से आपको बताया था, होती है गैस गैंग्रेनी, ये हमने मेडिसिन में पढ़ा था। ठीक है। तो ये गैंग्रेनी के टाइप्स हैं। फिर है कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, ये भी आपको बताई थी हमने, इन्फ्लामेशन जब हमने पढ़ा था। तो कार्डिनल साइंस कौन सी होती हैं, वो स्पेसिफिक साइंस होती हैं जो, या सिम्टम्स होते हैं जिसकी मदद से इन्फ्लामेशन होती है बॉडी में, या क्लासिकल सिम्टम्स या मेन सिम्टम्स उसको कहा जाता है। उसमें ये 5 साइंस होती है। एक कार्डिनल साइंस, ये नंबर पूछ सकता है कि हाउ मेनी कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये 5 होती है। रेडनेस होती है पहले, उसके बाद हीट होती है, फिर सोइलिंग, फिर पेन, फिर लॉस ऑफ फंक्शन। रेडनेस को रबर्ट कहा जाता है या रूबर्ट कहा जाता है, ये सिनोनियम है। हीट वाला आपने याद रखना है, केलोर कहा जाता है हीट को, ये इसके अदर नेम है। सोइलिंग को ट्यूमर कहा जाता है, पेन को डॉलर कहा जाता है। ठीक है, ये इसके अदर नेम से। लासा फंक्शन, ये लाइसा फंक्शन, ये अदर लैंग्वेज में इसके नाम है, तो ये कभी कभी आ सकते हैं कि भाई डॉलर किसको कहा जाता है, पेन को कहा जाता है, केलोर किसे कहा जाता है, हीट को कहा जाता है। मतलब पहले रेडनेस होती है उस इंजर्ड एरिया पे, फिर वहां से ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, फिर वहां पे सेल की स्वेलिंग हो जाती है, उसके बाद पेन होता है, केमिकल रिएक्शन, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस फंक्शन जिस स्पेसिफिक एरिया पे हुई है पेन सोइलिंग के साथ साथ उसका नॉर्मली फंक्शन खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है। इस 5 साइन से ये इन्फ्लामेशन गुजरती है। तो रेडनेस को र्यूबर्ट कहा जाता है या रबर कहा जाता है, हीट को केलोर कहा जाता है, सोइलिंग को ट्यूमर कहा जाता है, पेन को डॉलर कहा जाता है। ठीक है। एनीमिया तो आप पढ़ चुके हैं, रिडक्शन इन आरबीसीज वगैरह में जब हो जाती है तो उसको एनीमिया कहा जाता है। अभी माइक्रो, मैक्रोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनकी नाम्स बता देता हूँ आपको। मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया किसे कहा जाता है, मैक्रो हमेशा याद रखिएगा, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बताया है पहले भी आपको। मैक्रो बोला जाता है लार्ज को, जब आरबीसीज अपनी साइज से इंक्रीज हो जाती हैं। हाइपो का क्या मतलब होता है, जब उसका कलर चेंज हो जाता है। हाइपो का मतलब होता है लेस, क्रोमिक का मतलब होता है कलर।
जब उसका रेड कलर में से पेल कलर हो जाए या हेमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाए तो उसको हाइपोक्रोमिक कहा जाता है। बाकी आप सब में फिट करते जाएं, बात एक ही होगी। तो मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया ये बेबीसिया इन्फेक्शन या एनाप्लाज्मोसिस में होता है, या बेसलरी हेमोग्लोबिन यूरिया। क्यों? क्योंकि हमने इसमें पढ़ा था ना कि डार्क कलर का यूरिन आता है। क्यों आता है? क्योंकि आरबीसीज टूट जाती हैं, ठीक है, या कॉफी कलर का। तो इसलिए इसको मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में कहा जाए। तो यहाँ से सिर्फ ये एक एमसीक्यूज आ सकता है कि बेबीसिया में जो या एनाप्लाज्मोसिस में ये पैरासाइटिक प्रॉब्लम्स हैं, इनमें प्रोटोजोअल सॉरी, तो इनमें कौन सी एनीमिया होती है? मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होती है। एक एमसीक्यूज यहाँ से आ सकता है, बाकी नहीं आ सकते। वरना ये नहीं आते हैं पेपर में। अगर एनीमिया से आए तो ये आ सकता है। आपने याद रखना है बेबीसियोसिस में कौन सा टाइप ऑफ एनीमिया होता है? मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। मतलब नॉर्मल से आरबीसीज की साइज बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ उसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन बेबीसिया में टूट जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। बाकी कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से। तो यहाँ तक हमारा ये पैथोलॉजी था, जो इंपॉर्टेंट चीजें पेपर के हवाले से थी। बाकी कंसाइज से भी पढ़ेंगे पैथो को, आपकी चीजें और रिवाइज हो जाएंगी। तो नेक्स्ट फिर हम फार्मा या प्रो सर्जरी या प्रोटोजोलॉजी इसको पढ़ेंगे। यहाँ तक ये हमारा वेट का था सिलेबस।